नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? 2 सेकंड का समय, आंसर आप जल्दी से बताइए। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिसेप्स। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धन निकासन का विरोध किसने किया था? बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। धन निकासन का विरोध किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925, जो कि कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित घटना का क्रम को सजाएं। कौन सी घटना कौन से सन में हुई थी? जो पहले हुई थी उसको आप पहले लिखना है और जो बाद में हुई थी बाद में लिखना है। ठीक है, बताइए। दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। ठीक है, और जलियांवाला बाग सभी को पता है 1919 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, फिर चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, यांगसे नदी, जो कि कहाँ पे है? जो कि हमारा चीन में है। ठीक है, एशिया चीन में पड़ता है, तो चीन में सबसे लंबी नदी का यांगसे नदी नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है, ये आपको मिलान करना है। तो जैसा कि आपको पता है हिमालय कहाँ पे है? हिमालय एशिया में है। ठीक है, इंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था? तो बताइए 2020 में भारत का स्थान कौन सा था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान था। पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे था आपका यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी, मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधीनगर किसकी राजधानी है? ठीक है, गांधीनगर डैश की राजधानी है। किसकी राजधानी है गांधीनगर? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन सा आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। योजना आयोग अब क्या हो गया? अब ये नीति आयोग हो गया है। और कब हुआ नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेज, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का पूर्ण रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? मतलब कौन कौन सी चीज़ हुई जिसके कारण हरित क्रांति को सफलता मिली? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग किया गया, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं मिली, बीजों की उच्च पैदावार किस्म का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका CBS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, SOLUTION। ठीक है, तो इसमें सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारा मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष तक लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? बताइए, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिका जोड़ा गया? मतलब जो हमारा भाग 9A है जिसमें नगरपालिकाएं आती है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 का नगरपालिका जोड़ा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समय की SI इकाई क्या है? समय किस में नापा जाता है? SI यूनिट क्या है समय की? तो जैसा कि आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? अगला क्वेश्चन।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी सर्वप्रथम दी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लयन काय। आप लोगों को लयन काय नहीं पता होगा, इसका दूसरा नाम क्या है? लाइसोसोम। सभी लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम लयन काय भी आप लोग याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या होगा? लाइसोसोम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 6√2/5√3 ब्रैकेट में √2 प्लस √18 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये जो 18 है इसको हम लोग क्या करेंगे? 9 गुणे 2 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। 6√2, ठीक है, अपॉन 5√3। ठीक है, ये जैसा का तैसा वहीं लिख देंगे। √2 प्लस √18 को क्या लिखेंगे? 9 गुणे 2। 9 को बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बाहर निकल आएगा? देखिए क्या बाहर निकलेगा, फिर से लिखते हैं। ठीक है, नौ को बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा? देखिए फिर से लिखते हैं। 6√2/5√3 √2 प्लस 18 को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, क्या होगा? 9 × 2। अब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। 6√2/5√3 और √2, और जब 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3√2। अब देखिए दोस्तों, ये 3√2, ये √2 कितना हो जाएगा? 4√2। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा? 6√2/5√3 और 4√2, इन दोनों के जोड़ने पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे। 6 चौक 24 और √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 24 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 48। 48 5 और नीचे ये 5√3, यहाँ से ये आ जाएगा 5√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका आपका कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 16√3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए तथा सी के भार से कितने परसेंट, ए का जो भार है सी के भार से कितने % अधिक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना जैसे सबसे लास्ट में जो दिया है आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, सी का भार लास्ट में दिया है तो सी का भार मान लीजिए आपका कितना है? 100। ठीक है, और बी का भार क्या बोला गया है? ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, मतलब जो ए का भार है बी के भार से 20% अधिक है, और जो बी का भार है वो सी के भार से कितना है? 30% अधिक है। यानी कि बी का भार कितना हो जाएगा? 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का जो भार है बी के भार से 20% अधिक है, तो इस 130 का 20% अधिक निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 120/100। ये 2 0 से ये 2 0 कर गया। 13 × 12 कितना हुआ? निकालिए आप लोग बी का भार कितना हुआ? 113 × 12 156। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए का भार सी के भार से कितना अधिक है? तो देखिए सी का भार 100 है, ए का भार
156 है, कितना अधिक है 56 अधिक है, किसके भार से सी के भार से, सी का भार कितना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 कट गया, आंसर क्या आया 56, ऑप्शन नंबर बी 56% अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया है, ये देखिए ए यानी कि ऊपर क्या है और ये बी है। ठीक है, तो ऊपर किसका ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, नीचे क्या है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये से ये कट गया, क्या बचा केवल ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 0.87 और प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.13, टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 22/1/2 परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, क्या है 22/1/2 परसेंटेज। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखेंगे 22 दूनी 44 और 1 45, तो ऊपर क्या आएगा 45/2, परसेंटेज को कैसे लिखते हैं 1/100। ठीक है, तो 45/200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 9 45 और 5 चौको 20। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 9/40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है, पिता की आयु वर्षों में क्या होगी। ठीक है, 4 भाइयों की कुल आयु निकालते हैं। सबसे पहले 4 भाइयों की कुल आयु है क्या होगी, देखिए औसत दिया है तो औसत से कुल आयु निकालना है 4 लोगों की, तो कितना होगा 4 इंटू औसत आयु कितनी दी है 15, टोटल कितनी आ गई 4 लोगों की कुल आयु 60 वर्ष। ठीक है, 60 ये वर्ष में दिया है। ठीक है, आगे क्या कहा है, अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, पहले कितना औसत था 15 था, अब औसत कितना होगा 5 वर्ष बढ़ जाएगा, और कुल कितने लोग हो जाएंगे 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी औसत आयु कुल आयु हो जाएगी 5 × 20, टोटल कितना हो गया 100। ठीक है, अब पिता की आयु निकालना है। ठीक है, पिता की आयु निकालते हैं, पिता की आयु निकालना है। ठीक है, तो कुल आयु पिता को मिला करके कितनी थी 100 और 4 भाइयों को मिला करके कितनी थी 60। ठीक है, तो 100 - 60 कितना आ जाएगा 40 वर्ष, ये पिताजी की आयु आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 40। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तरुण का विलोम क्या है बताइए, तरुण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताइए जल्दी आप लोग, आंसर हिंदी का है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी असूर्यम पश्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पीयूष किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है, ये होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पीयूष है अमृत का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, शेर को सवा शेर। ठीक है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आपने सुना होगा कि हाँ ये शेर है, तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, मतलब एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन नंबर सी एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा या फिर गुनाहों का देवता किसकी रचना है, आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश का पैसेज दिया है, ठीक है, तो पैसेज आप सावधानी से पढ़िएगा, इसको 2 बार कम से कम पढ़िएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए ये पैसेज आपने धीरे धीरे देखिए, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे पढ़िए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ पे दिया है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये पहली लाइन में जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका आंसर पहले लाइन में मिल गया। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सब सहारा अफ्रीका हैज़ लॉस्ट हाउ मैनी ब्लैक राइनो जेनेटिक इन 2000 ईयर, 200 साल में कितने राइनो मतलब गैंडे लॉस्ट कर दिए साउथ अफ्रीका ने, सहारा अफ्रीका में। चलिए इसका आंसर देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है। तो दोस्तों देखिए ये पहले 64 जेनेटिक थे राइनोस, अब कितने बचे, 20, ठीक है। तो कितने लॉस्ट हो गए, पहले 64 थे, ठीक है, अब केवल 20 बचे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, सारे आपको आंसर पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कितने थे 64, अब कितने बचे हैं, अब 20 बचे हैं, कितने लॉस्ट हो गए 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 44। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोस हैज़ बीन लॉस्ट इन द ऑल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट, इसका भी देखिए ऑप्शन ऊपर दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तंजानिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ब्रेक थ्रू का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची, ठीक है। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, खोज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खोज। इसका पर्यायवाची क्या है, मतलब सेम मीनिंग इसका आना चाहिए। खोज को हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी मतलब भी खोजना, ब्रेक थ्रू मतलब भी खोजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बियॉन्ड मतलब इसका एंटोनिम्स निकालना है। बियॉन्ड का मतलब विलोम शब्द क्या होगा, बियॉन्ड मतलब एक तरह से आपके ख्याल में आ रहा है बाउंसी, बाउंसी मतलब क्या है, उछालना, उछालना मतलब कोई वस्तु हल्की है, तो इसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वेटेड मतलब भारी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए, ठीक है। देखते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी, बताइए क्यूबा की राजधानी क्या होगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हवाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि डबल को FRYGRL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मिथाइल को क्या लिखा जाएगा, METHYL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए डबल को क्या लिखा जा रहा है, FRYGRL, मतलब देखिए डी में +2 जोड़ेंगे, ठीक है, F आ जाएगा। इसी तरह O में क्या जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे, R आ जाएगा। U में क्या जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे, Y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा शब्द है, इसी तरह में 2, 3, 4 जोड़ते जोड़ते आगे लाएंगे तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। M में सबसे पहले कितना जोड़ें, M में सबसे पहले 2 जोड़ें, ठीक है, कितना आ जाएगा, MNO। देखते हैं ऑप्शन नंबर में कौन सा O आ रहा है, देखिए पहले ही O आ गया और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। बाकी E में 3 जोड़ लेंगे, H आ जाएगा, T में 4 जोड़ेंगे, X आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। क्या बोल रहा है? स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। ये बना लिया अनिल, ठीक है। अनिल पोस्ट प्लस लिख देंगे क्योंकि ये पुरुष है। अनिल की इकलौती बहन कौन है? इकलौती बहन क्या है? अक्षरा, ठीक है। ASH अक्षरा, ठीक है। अक्षरा बहन है तो माइनस में लगा दें, माइनस में लगा देंगे। अक्षरा की बेटी कौन है? स्वाति, ठीक है। ये इसकी बेटी कौन है? स्वाति, ठीक है। अनिल की माँ गौरी है। ये जो अनिल है इसकी माँ कौन है? गौरी है, ठीक है। माँ गौरी है तो इसको लगा देंगे माइनस। आगे क्या कहता है? कामनी गौरी की माँ है तो ये गौरी की माँ कौन है? कामनी, ठीक है। आगे कामनी का पति गौरव है। ये जो कामनी है इसका पति कौन है? इसका पति कौन है? गौरव है, ठीक है। पूनम गौरव की सास है। जो पूनम है गौरव की सास है, यानी कि कामनी की मम्मी है पूनम, ठीक है। स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? ये यहाँ पे स्वाति है, ठीक है। और ये कौन है? ये गौरव यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है देखते हैं। तो ये इसका संबंध हो जाएगा परपोती या परनातिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले जो तारीख दी गई है, ठीक है। ये जो तारीख दी गई है तारीख को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद माह का कोड लिखते हैं, जो महीने का कोड होता है इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। माह का कोड, उसके बाद शताब्दी का कोड लिखते हैं, ठीक है। शताब्दी का कोड, फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखते हैं। और उसके बाद अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर लिखते हैं। और इन सभी को डिवाइड किससे कर देते हैं? इन सभी को डिवाइड कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो तारीख कितनी है? तारीख है 29। माह कोड कितना हो जाएगा? 4। इसको याद करना पड़ेगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको याद करा दूंगा। और आगे 6 प्लस अंतिम 2 अंक क्या है? 10। और लीप वर्ष, ये लीप वर्ष है 2। और किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 51/7। अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। 2 शेष मतलब सोमवार और दूसरा मंगलवार। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करिए, ठीक है। असमान शब्द कौन सा है? असमान शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित, ठीक है। जो अस्पष्ट है, उभयभावी है और संशयग्रस्त है, ये अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। और जबकि ये जो निश्चित है ये अलग है, ठीक है। ये सारे अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें बिमटेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा की गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए, करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में कौन सा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में शामिल लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? कौन है? देखिए, करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सनन ढाका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, ऑप्शन नंबर
डी 37वां स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई, और कब चलाई गई है? 14 जून 2022 को चलाई गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांबा जिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? बताइए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? दोस्तों, ये बहुत चर्चा में रहा था, इसका आंसर बताइए आप लोग। यह जो योजना है इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी अग्निपथ योजना। देखिए, आप लोग अग्निवीर मत लगाइएगा। अग्निवीर जो अग्निपथ योजना में युवा होंगे उनको बोला जाएगा, जबकि योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बहुत ही अच्छी योजना है, अगर ये सफल होती है तो बहुत ही अच्छी एक तरह से है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग। सिगरेट पर चेतावनी छापेगा प्रत्येक सिगरेट पे। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बगदाद डैश की राजधानी है? बगदाद किसकी राजधानी है? जैसा कि आप सभी को पता है, बगदाद ऑप्शन नंबर ए इराक की राजधानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेराव डैश का लोक नृत्य है? चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए। चेराव जो है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? ठीक है, भूटान की सीमा से कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो सिक्किम, दूसरा असम, ठीक है, तीसरा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, चौथा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य भूटान की सीमा से लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर डी पुणे में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? बताइए, WTO में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर डी 164। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? बताइए, दूसरी महिला कौन है जिन्होंने फील्ड मेडल पुरस्कार जीता है? तो दूसरी महिला है ऑप्शन नंबर डी मैरिना वियाजोवस्का। ठीक है, इन्होंने फील्ड मेडल पुरस्कार जीता है दूसरी बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी राम बहादुर राय, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसे रणजी ट्रॉफी बोला जाता है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़िएगा, मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो जो फाइनल हुआ था मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश विनर हुआ था और मुंबई रनर हुआ था। तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका आंसर सही होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिंदी का गद्यांश है, इसको आप लोग सही से 2 बार पढ़िएगा। इसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर आप लोग इसके नीचे दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश का। क्वेश्चन नंबर 71, गद्यांश में प्रयुक्त जो आध्यात्मिकता शब्द है किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में आते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के अंत में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधि और इक इसमें क्या है? उपसर्ग है, और जबकि जो ता है ये प्रत्यय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेवा वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे, वो हमेशा पूजे जाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? बताइए। ये सब ऑप्शन में पैराग्राफ में दिया है आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऑप्शन नंबर डी, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है? ऑप्शन नंबर डी, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से दोस्तों ये गद्यांश दिया गया, आप लोग इसको सही से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। चलिए, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे क्या करते हैं? देखिए इसका आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए हम पैराग्राफ बताते हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रस बच जाए तो वे उनका भरपूर आनंद लेंगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नीचे देखते हैं क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्यों नहीं पसंद है? ठीक है, बताइए। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं, इसलिए जो गीत कविता है स्कूलों को भी नहीं पसंद है। क्वेश्चन नंबर 78, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो ये शिक्षा व्यवस्था जो गीत कविता को बाधक के रूप से देखती है, बाधक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 ये पैराग्राफ दिया गया है, रेखा आलेख दिया गया है, इसको आपको सही से देखना है। इसमें जो जो डेटा दिए गए इसके बाद इसका आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों देखेंगे सबसे ज़्यादा अधिकतम वृद्धि और या कमी कहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख रहे हैं तो ये 750 से ये 500 ये अधिकतम कमी हो रही है, बाकी वृद्धि उतना ज़्यादा खास नहीं हो रही, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हो रही है? 750 से 500 तक हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहाँ से? 2017 से 2018, 750 से 500 तक कमी हो रही है। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है।
पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी कितना % होगा। तो कितनी वृद्धि हुई थी ऊपर हम लोगों ने देखा था, कितनी कमी हुई थी, 750 से 500 तक की कमी हुई थी, ठीक है। और किससे कमी हुई थी, 750 से कमी हुई थी, ठीक है। और कितने % हुई थी, तो इसका गुणा 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 250 माइनस कर देंगे और नीचे 750 गुणे 100, टोटल कितना आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर डी 33.33% की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2015 और 17 में हुआ कुल उत्पादन 2016 और 18 में हुई कुल बिक्री से कितना % अधिक है। देखिए कितना उत्पादन हुआ है, ग्राफ में देखते हैं। 2015 और 17 में कितना उत्पादन हुआ है, 2016 और 18 में कुल कितनी बिक्री हुई है। देखिए जो डॉटेड लाइन है ये बिक्री वाली है, जो सीधी लाइन है वो उत्पादन की है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 2015 और 17 में कुल उत्पादन कितना हुआ है। 2015 में कुल उत्पादन कितना हुआ है, देखिए ये दिया है 600, और 17 में कितना हुआ है, ये 750 हुआ है, ठीक है। और 2016 और 18 में कुल कितनी बिक्री हुई है, 16 में हुई है 525, और 2018 में कितनी हुई है, 18 में हुई है, देखिए आप ग्राफ, ये हुई है 400, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। – 2015 और 17 में कुल उत्पादन कितना हुआ है, कुल उत्पादन कितना ऊपर हम लोगों ने देखा था 600, 2015 में हुआ था, और 2017 में कितना हुआ था 750, टोटल कितना हो गया 1350, ठीक है। अब यहाँ पे 2016 और 18 में कुल कितनी बिक्री हुई थी, 16 में हुई थी 525, और सन 2018 में कितनी हुई बताइए 400, ठीक है। टोटल कितना हो गया 925। अब अंतर कितना है, ये देखिए लास्ट में पूछा गया ना कितना अधिक है, यानी कि ये 925, 1350 जो है 925 से कितना अधिक है, तो 1350 माइनस 925, आंसर कितना आ जाएगा 425, ठीक है 425, ऑप्शन नंबर बी 425। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साथ 2015 और 17 में उत्पादन और एक साथ 2018 और 19 में बिक्री में अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। आप ग्राफ ऊपर देख लीजिएगा, अभी तो मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2015 में उत्पादन कितना हुआ था, 2015 में उत्पादन हुआ था 600, ठीक है, ग्राफ में दिया गया है। 2017 में उत्पादन कितना हुआ था 750, टोटल उत्पादन कितना हो गया 1350, ठीक है। 2018 और 19 में कितनी बिक्री हुई थी, 18 में बिक्री हुई थी आपकी, ग्राफ में दिया गया है 400, ठीक है। और 2019 में बिक्री कितनी हुई थी 516, टोटल कितना हो गया 916 बिक्री हुई थी, ठीक है। अब क्या है, बिक्री में अंतर ज्ञात करिए। अंतर कितना हो गया 1350 माइनस 916 कितना आएगा 434, ऑप्शन नंबर डी 434। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना % है। कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। जितनी बिक्री दी गई है सभी को जोड़ने पर कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, तो कुल बिक्री आपकी होगी, जो कुल बिक्री है सभी बिक्री को जोड़ लेंगे, ठीक है, जितने दिए हैं, कुल बिक्री हो जाएगी आपकी 2391, आप जोड़ लीजिएगा इतना आएगा, ठीक है। और कुल उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन देख लीजिएगा आप लोग, सब सारे जोड़ लेंगे तो उत्पादन कितना आ जाएगा 3048, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग, जोड़ लीजिएगा 3048 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है, कुल उत्पादन का कितना % है, उत्पादन का कितना % है, यानी कि उत्पादन नीचे हर में रहेगा। परसेंटेज निकालते हैं 2391, ये हो गई बिक्री, उत्पादन कितना है 3048, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा कितना आएगा 78.44, ऑप्शन नंबर डी 78.44। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया 2015 और 16 में कंपनी के कुल उत्पादन का 2017 और 19 में कंपनी के कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात करना है।
2015 और 2016 में कितना उत्पादन हुआ था, इसका अनुपात 2017 और 2019 में कंपनी के कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 2015 और 16 में कुल कितना उत्पादन हुआ था, 2015 में हुआ था, ग्राफ में आप देखिएगा इसका उत्पादन हुआ था 2015 में 600। ठीक है, और 2016 में कितना उत्पादन हुआ था, 628। टोटल कितना उत्पादन हो गया 15 और 16 में मिला के 1228। 2017 और 19 में कंपनी की कुल बिक्री अनुपात, 2017 में कुल कितना बिक्री हुआ था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 500, और उसके बाद 2019 में कितना हुआ 516। टोटल कितना हुआ 1016। ठीक है, 1016। इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 1228 अनुपात 1016 कितना अनुपात आ जाएगा, 307 अनुपात 254, 254। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए ग्राफ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 महीनों में एक कारखाने एसी का लक्षित और वास्तविक उत्पादन हज़ारों में दिया गया है। ठीक है, देखिए जो डार्क में दिया गया ये वास्तविक उत्पादन है, और जो थोड़ा सा लाइट में दिया गया ये लक्षित उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पे ये दर्शाया गया, ये डार्क में वास्तविक उत्पादन, ये लक्षित उत्पादन। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीने दिए गए हैं, ये उत्पादन हज़ारों में दिया गया है। ठीक है, इस ग्राफ की मदद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका वास्तविक उत्पादन कितना है मार्च और अप्रैल महीने में। मार्च महीने का इसका वास्तविक उत्पादन होगा आपका, ग्राफ में देखिए दिखाते हैं कहाँ पे, मार्च ये दिया है, ये जो मार्च है। ठीक है, मार्च महीने का ये वास्तविक उत्पादन है, ये लक्षित उत्पादन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, मार्च महीने का और अप्रैल महीने का वास्तविक उत्पादन कितना है। मार्च महीने का वास्तविक उत्पादन है 100। ठीक है, और अप्रैल महीने का वास्तविक उत्पादन कितना है 80। टोटल इसका अनुपात ज्ञात करना है किससे, जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन। जनवरी का लक्षित उत्पादन कितना है बताइए, ये 60 जनवरी का, और अप्रैल माह का कितना है 90। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा ये 180, और ये इन दोनों को 60 और 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150। 0 से 0 कट गया, 3 5 15 और 3 6 18, 6 अनुपात कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 6 अनुपात 5 किस में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों की अवधि में एसी के औसत लक्षित उत्पादन से कितने % अधिक है बताइए। मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है। ठीक है, जो मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है, ये दिया है 100। ठीक है, 5 महीनों की अवधि में एसी के औसतन लक्षित उत्पादन, औसत अगर निकालना है तो सभी को जोड़ने के बाद 5 महीने दिया तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो सभी को जोड़े 60 प्लस, और कौन सा लक्षित उत्पादन जोड़ना है, 60 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, ये 5 महीने का लक्षित उत्पादन हो गया बटे 5। टोटल कितना होगा 360 बटे 5 कितना आएगा 72। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, लक्षित उत्पादन से कितने % अधिक है। तो देखिए ये 72 है, ये 100 है, कितना अधिक है 28 अधिक है। किससे अधिक है 72 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, काटे पीटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है बताइए। वास्तविक उत्पादन जो है लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है।
देखिए ग्राफ आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा शो कर रहा है, ये 100 है, ये लक्षित उत्पादन है। तो ये जो वास्तविक उत्पादन है इससे 20% अधिक है। कौन सा महीना हो गया? महीना मई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन कितनी है? जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन, मतलब लक्षित उत्पादन का क्या निकालना है? औसत जनवरी से मई तक। ठीक है, तो जैसा कि वो ऊपर अभी हम लोगों ने निकाला था, फिर से निकालते हैं। लक्षित उत्पादन का निकालना है तो 60 प्लस 30 प्लस कितना दिया है, तो सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितने महीने दिए गए उससे डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? जोड़ने के बाद सभी कितने में आ जाएंगे? अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था 360/5, कितना निकाला था? 72। ऑप्शन नंबर ए 72। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन क्या होगा? मई में कितना था? 120 था, क्या था? वास्तविक उत्पादन। और इन्होंने क्या बोला? 15% अधिक है, तो 115/100 काटेंगे, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी 138 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया 91 से 95 दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तालिका देखते हैं। ABCDEF संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसे बोला जाता है VC शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, के लिए नामांकित छात्रों की संख्या है। ये 2014, 15, 16, ठीक है, 17, 18। इस संस्थान में इतने नामांकन हुए, बी में इतने हुए, CDEF, ठीक है, ये संस्थान है। और नामांकन ये कितने हुए, ये इन्होंने सारे वर्ष का दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया है? 2015 में संस्थान AC और E में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2017 में संस्थान B और D में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। 2015 में A में कितने छात्र थे? 2015 में A में थे 250 नामांकन हुए थे। ठीक है, और C में कितने हुए थे? C में हुए थे 220 नामांकन 2015 में। E में कितने हुए थे? E में हुए थे 200। ठीक है, और बाकी क्या दिया? 2017 में संस्थान B और D में नामांकित। 2017 में 2 ही संस्थान दिए, कौन कौन सी है? B में कितने नामांकन हुए थे? 200। और कितना है? D में कितने हुए थे? 180। इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 570 आ जाएगा, और 200 प्लस 180 जोड़ेंगे 380 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, कितना आया? 19 से काटेंगे, 19 दिए 57 और 19 दूना 38। ठीक है, 3:2। ऑप्शन नंबर ए 3:2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2015 में संस्थान B, C और E कहाँ पे दिया गया? 2015 में संस्थान B, C और E में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में संस्थान ADF में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से X% अधिक है। X का निकटतम मान ज्ञात करिए। ठीक है, 2015 में संस्थान B का नामांकन कितना था? ये 2015 में, ठीक है, संस्थान B का नामांकन कितना था? B का था 180। C का कितना था? C का था 220, सभी को जोड़ देंगे। और कितना? E का कितना था? E का था आपका 200। टोटल कितना हो गया? 600। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2016 में संस्थान A, D और F के नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में A, D और F। A में कितना है? A में है 165। D में कितना है? D में 175। F में कितना है? 200। टोटल 2016 के लिए कितनी आ जाएगी? 540। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितने % अधिक है? तो ये देखिए 540 है, ये 600 है, कितना अधिक है?
60 अधिक है, किससे अधिक है? 540 से अधिक है। 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आंसर आपका 11.1%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 11.1%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2015, 17 और 18 में संस्थान F में VC के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या और 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2015, 17 और 18 में संस्थान F के नामांकित छात्रों की औसत संख्या कितनी है। 2015 में F की कितनी है? 230। 2017 में कितनी है F की? 220। और 2018 में कितनी है? 2018 में है 210। इसका औसत निकालना है। औसत 3 से वो कर देंगे, भाग कर देंगे, 660/3 कितना आ जाएगा? 220। अब ये क्या कह रहा है? 2014 में सभी 6 संस्थान में नामांकित छात्रों की औसत संख्या 2014 में, तो 2014 में सभी को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 110 प्लस 120, सभी को जोड़ के और जो 6 संस्थान है 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना इसका आंसर आ जाएगा? आप जोड़ लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा? 220 माइनस 135, कितना अंतर आ गया? 85। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 85। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ABCDE और F संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम VC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, ठीक है, 2014 में संस्थान D और F में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 में संस्थान A, B और C नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। मतलब 2014 में निकालना है और 2018 में निकालना है, तो वो कितना परसेंट है। ठीक है, ये आगे का छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। 2014 से देखते हैं, तो चलिए 2014 की बात करते हैं। 2014 में डी का कितना है? 125 नामांकन, और 2014 में F का कितना है? 165। टोटल कितना हुआ? 290। 2018 में A, B और C का कितना है? ये 2014 की बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं। 2018 में कितना है? 205 प्लस 220 कितना? 205 किसका? A का। 220 किसका है? B का। और C का कितना है? 225। ठीक है, कितना आ गया ये? 650। परसेंटेज निकालना है, ये जो इसका कितना परसेंट है, तो 290 किसका? 650 का कितना परसेंटेज है? तो 100 से गुणा कर दीजिए, या आप काटेंगे, कितना परसेंटेज आएगा? 44.6%। कौन सा ऑप्शन है 44.6%? ऑप्शन नंबर ए, 44.6%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2014, 15, 18 में संस्थान बी के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या। 2014 और 18 में संस्थान ई के नामांकित छात्रों की औसत संख्या का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, 2014, 15 और 18 में जो संस्थान बी है, नामांकित छात्र कितने हैं? बी संस्थान में 2014 में कितने हुए थे? ये बी संस्थान है। ठीक है, 120। 2015 में कितने हुए थे? 180। और 2018 में कितने हुए थे? 220। इसका औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 420/3 कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, 2014 और 18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों की औसत, तो ई के लिए निकालते हैं। कब? 2014 और 18 के लिए बोला गया है केवल। तो 2014 में कितना है? ग्राफ में ऊपर आप देखिए 150, और 2018 में कितना है? 240। और इसका औसत निकालेंगे 2 से, क्योंकि ये 2 ही संख्या है। कितना आ जाएगा? 195। आगे क्या करना है? दोनों का योग निकालना है। तो एक तो 140 हो गया, एक 195 हो गया, तो 140 प्लस 195 टोटल कितना हुआ? 335।
किसे? ऑप्शन नंबर सी 335। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 96 से 100 तक। क्या बोला गया है? तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल उत्पादन मिलियन टन को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये वर्ष दिया है 2011 में वर्ष ए का 5.2 मिलियन टन है, बी का क्या है 3.8 है, और 2016 में सी का क्या है 4.5 है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई? 2014 में बी राज्य का कितना है? देखिए 2014 ये यहाँ पे है, ये बी राज्य का कितना है 4.8। और क्या बोला गया है 2016 में बी राज्य का कितना है 2016 है और ये 5.7 है, तो कितने % वृद्धि हुई है? तो इससे घटा देंगे 5.7 माइनस 4.8, किससे वृद्धि हुई 4.8 से, ठीक है। और इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.9 माइनस करने पे अपॉन 4.8 गुणे 100 कितना आ जाएगा 18.25। कौन सा ऑप्शन है 18.25? ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18.25। इस तरह की देखिए तालिका देखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन, जो राज्य ए है सभी वर्षों में औसत उत्पादन कितना होगा? तो जोड़ लीजिए औसत सभी वर्षों में 5.2, 5.4 प्लस तालिका से देख के, ठीक है 5.8 प्लस 6.2 प्लस 6.5 प्लस 6.9, कितने वर्ष हैं? ये टोटल 6 वर्षों का दिया गया है, कितना आ जाएगा 36/6, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सभी तीनों राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात बताइए। सभी तीनों राज्यों में 2014 में कितना हुआ देखते हैं। 2014 में आपका हुआ है 6.2 प्लस 4.8 प्लस 6.4, कितना हुआ ये 2014 में? तीनों राज्य दिए हैं, जोड़ेंगे 17.4। और 2016 की बात करते हैं, 2016 में तीनों राज्यों का कितना है 6.9, 5.7 तीनों राज्यों का 7.4, कितना आ जाएगा 20। एक हो गया 17.4, एक हो गया 20। इसका क्या निकालना है हम लोगों को? इसका निकालना है अनुपात, तो 17.4 अनुपात 20, ठीक है। आधा कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे 8.7 अनुपात 10, इसको 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 87 अनुपात 10, 100। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 87 अनुपात 100। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में चावल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? तो 2011 में कितना है? 2011 की बात करते हैं, 2011 में है 4.5 और 2016 में कितना है? 2016 में 7.4, कितने % वृद्धि हुई? वृद्धि की बात करते हैं तो 7.4 से 4.5 घटा देंगे, कितना बचेगा 7.4 से, ये पॉइंट है 7.4 से 4.5 घटा देंगे, कितने % वृद्धि हो? % के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आएगा?
आंसर इसका आ जाएगा 64.4% की वृद्धि हुई। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 64.4। धन्यवाद मित्रों।